गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का तीसरा पाठ लखनवी अंदाज करेंगे। इसके लेखक हैं यशपाल। तो आइए पहले हम यशपाल जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यशपाल जी एक प्रमुख कहानीकार हुए हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। 1921 में मैट्रिक परीक्षा वहीं से इन्होंने पास की और ये उसमें प्रथम आए, जिससे इनकी काफ़ी तारीफ हुई। अपनी मेधावी मतलब बुद्धि का इन्होंने परिचय दिया। 1921 में ही इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि उस समय तक देश आज़ाद नहीं हुआ था और आंदोलन चलाए जा रहे थे महात्मा गांधी के द्वारा, और लाला लाजपत राय वगैरह भी उसमें शामिल थे। तो 1921 में ही इन्होंने उसमें भाग ले लिया और फिर लेकिन इनका धीरे धीरे कांग्रेस से विश्वास उठ गया। इन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहीं पर इन्हें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे। ये कौन थे? ये हमारे देश के प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन न्योछावर कर दिया। तो वहीं पर इनका उनसे संपर्क हुआ। 23 फरवरी 1932 को एक अंग्रेज़ों के साथ झड़प हुई, जिसमें ये गिरफ्तार हो गए। 14 साल की इन्हें सज़ा हो गई और जेल में ही इन्होंने 1936 ईस्वी में विवाह कर लिया। जेल में ही विवाह हो गया इनका और वहीं पर इन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। जिनसे विवाह हुआ था वो भी देशभक्तों की टोली में ही शामिल रहने वाली महिला थी। तो वहीं पर इन्होंने कहानियों की जो शुरुआत की, ऐसा सिलसिला जो कभी समाप्त नहीं हुआ, यानी इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, कहानियाँ पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता, सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन आदि आदि, मतलब बहुत सारी कविताएं हैं। उपन्यास लिखा दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड आदि। व्यंग्य लेख लिखा चक्कर कलम, संस्मरण, सिंहावलोकन। भाषा शैली की बात आती है तो इनकी भाषा बहुत ही सहज, सरल और स्वाभाविक है। इन्होंने उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग कर रखा है, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है। तो ये था यशपाल जी का जीवन चरित्र और इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हो गई। तो यशपाल जी जो थे वो बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं। उन्हीं का एक निबंध आपके पास इस पाठ में है, लखनवी अंदाज। यानी लखनवी अंदाज क्या है? एक निबंध लिखा गया है यशपाल जी के द्वारा। तो आइए अब हम इस पाठ के बारे में बात करते हैं। इस पाठ में क्या बताया गया है कि एक सज्जन है नवाबी नस्ल के। अब इसमें क्या बताया है कि जो लेखक हैं हमारे, उन्होंने भी 2nd क्लास का, लखनऊ से एक ट्रेन जो चलने के लिए तैयार खड़ी थी, मतलब चलने ही वाली थी और फुकार रही थी। पाठ के शुरू में आपको बताया होगा कि मुफस्सिल की ट्रेन फुकार रही थी, यानी कि चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और लेखक ने ये सोचा, 1st क्लास का डिब्बा लेना चाहते थे, लेकिन सोचा कि उसमें बिना बात ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो इन्होंने 2nd क्लास का टिकट ले लिया। और इसी प्रकार किसी नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने, सज्जन पुरुष ने भी ये सोचकर कि 2nd क्लास में कोई आएगा नहीं, ज़्यादातर तो जनरल डिब्बों में चलते हैं, तो उन्होंने भी 2nd क्लास का डिब्बा की टिकट ले रखी थी। अब वो वहाँ पर बैठे थे कि चलती हुई एकदम से ट्रेन चल पड़ी और इस चलती हुई ट्रेन में भागकर लेखक यानी यशपाल चढ़ गए उसी डिब्बे में जहाँ एक नवाबी नस्ल के व्यक्ति बैठे हुए थे। सफ़ेद पोश कहा है, सफ़ेद कपड़ों में। अब उसे क्यों ऐसा कहा गया नवाबी नस्ल का? बेटे मैं आप लोगों को बता दूं कि जब पहले यहाँ पर नवाब वगैरह, राजा वगैरह हुआ करते थे, तो उनके पास सारी पावर होती थी। आप लोगों ने पिक्चरों के माध्यम से देखा होगा, वैसे तो नहीं देखा होगा, लेकिन पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि राजे महाराजे कितने शान से रहते हैं, रथों में चलते हैं, कितने नौकर चाकर होते हैं। तो उनको इन चीज़ों की आदत पड़ गई थी। लेकिन जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए
तो उन्होंने राजाओं से उनके पूरे धीरे धीरे करके सारे अधिकार छीन लिए और वो एक नवाब बनाकर छोड़ दिया कि तुम्हें इस जगह का नवाब घोषित कर दिया, तुम्हें इस जगह का नवाब। लेकिन अब क्या था, अब उनके पास ना तो इतने नौकर चाकर रहे, ना इतना धन वैभव रहा। पहले तो वो अपने खजाने भरे रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने आके वो सब उनसे धीरे धीरे छीन लिया। तो ऐसे सामंतशाही बोलते हैं, मध्यम वर्गीय सामंतशाही होती थी कि भाई वो सामंत समझते थे अपने आप को, राजे महाराजे मतलब, लेकिन असलियत में उनके पास कुछ खास होता नहीं था। तो उसी के ऊपर व्यंग किया गया है इस निबंध में। यशपाल जी ने व्यंग तो समझते हैं, व्यंग मतलब एक तरह से उनकी हंसी उड़ाई गई है कि वो कैसे होते थे। अब इसमें भी जो सज्जन पुरुष बैठे हैं वो आराम से अपनी जो बर्थ मतलब सीट पे तौलिया बिछाए बैठे हैं, उस पर 2 खीरे रखे हुए हैं। अब जैसे ही ये हमारे यशपाल जी पहुँचे लेखक, तो उनको बड़ा असहज महसूस हुआ। असहज मतलब अच्छा नहीं लगा कि कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ गया। जनरली तो अगर हम अकेले होते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई आए, हमसे बात करे, या सफ़र जो है इतना लंबा वो कट जाएगा आसानी से बातों में। लेकिन सज्जन पुरुष को क्या था, उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि अरे ये क्यों आ गया यहाँ पे, इसने मुझे देख लिया कि मैं नवाब आदमी हूँ और कहाँ हूँ, 2nd क्लास के डिब्बे में बैठा हूँ। वो इस बात से थोड़े से असंतुष्ट दिखाई दिए। इस वजह से उन्होंने लेखक को आने के लिए कुछ शब्द, जैसे हम बोलते हैं आइए आइए या आइए बैठिए, ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि अपना मुंह खिड़की से बाहर की तरफ फेर लिया, यानी वो उसके आने से बिल्कुल खुश नहीं थे। अब लेखक तो पहुंच चुके थे, लेखक उनके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गए। अब क्या करते वो, उन्होंने इधर गर्दन घुमाई और बस पूछ लिया कि खीरे खाएंगे, क्योंकि वो खीरे लेके बैठे थे, तौलिया पे उन्होंने खीरे रख रखे थे। अब लेखक ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खाता खीरे, क्योंकि इसमें जो लखनऊ के खीरे की बात आई है उसमें बताया गया है कि वहाँ के बेचने वालों को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि खीरे पर मतलब नमक मिर्च वाला जो मसाला बना के दिया जाता है उससे खीरे का टेस्ट और बढ़ जाता है। और वहाँ के खीरे जो बालम खीरा, उसकी क्वालिटी जैसे अलग अलग नाम रख देते हैं, तो उसमें बालम खीरा है वो, और वो बहुत ही बताते हैं कि टेस्टी होता है वहाँ का खीरा। लेकिन अब लेखक ने मना कर दिया कि नहीं, वैसे तो होता तो ठीक है, लेकिन मैदे पर असर डालता है। मैदे मतलब लीवर पे। कहा कि भाई मुझे सूट नहीं करता, हाजमा ठीक नहीं रहेगा इससे, मैं नहीं खाता, आप खा लीजिए। अब सज्जन पुरुष ने क्या किया, पानी उठाया, खिड़की से बाहर अपने खीरे को ले गए, पानी से अच्छी तरह धोया, फिर रगड़ रगड़ के साफ़ किया और चाकू से उसके आगे पीछे से काट के नमक लगा के झाग बना के जैसे निकाल देते हैं ऐसे निकाला, और लंबी लंबी फाँकें काट कर तौलिया पर जचा ली, और ऊपर से बहुत ही अच्छी ढंग से उस पर वो मसाला छिड़क दिया। अब लेखक कहता है कि पहले तो मैं मना कर चुका था, लेकिन खीरे की ऐसी फाँकों को कटा हुआ देखकर और उस पर नमक मिर्च वाला मसाला जो देखा मैंने, पनियाती फाँकें मतलब पानी जैसा छूट रहा था उन फाँकों से, उन्हें देखकर कहता है मुंह में पानी तो मेरे भी आ गया था, लेकिन अब मैं मना कर चुका था, इसलिए नवाब साहब के दोबारा पूछने पर भी कि शौक़ फरमाइएगा, नवाब साहब ऐसे बोलते हैं कि शौक़ फरमाइएगा मतलब ले लीजिए आप भी, तो कहता है मैं शर्मवश नहीं ले पाया क्योंकि एक बार पहले मना कर चुका था। अब देखिए क्या हुआ, अब है इस निबंध का क्लाइमैक्स। अब नवाब साहब ने सोचा कि हूँ तो मैं नवाब, और ये अपदार्थ माना, मतलब खाने लायक चीज़ नहीं माना उसे, कि अब इस को, वैसे तो देखो अगर हो सकता है लेखक नहीं आता डिब्बे में तो लिए किस लिए थे, खाने के लिए ही लिए होंगे, लेकिन किया क्या। अब देखिए, उन्होंने नवाब साहब ने एक खीरे की फाँक को उठाया, अपने नाक के पास लेके गए, लंबी सांस खींची ऐसे करके, और उनके मुंह में पानी आ गया,
गटका गटकता हुआ भी लेखक को दिखाई दिया, जैसे सामने से बैठ के वो देख रहा था कि नवाब साहब ने खीरे की फाँक को उठाया, सूंघा और उसके स्वाद से उनके मुंह में पानी आ गया और उस पानी को नवाब साहब ने नीचे गटका और क्या किया, उस खीरे की फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। और इसी प्रकार सारे खीरे की फाँकों के साथ नवाब साहब ने यही किया, उठाया, नाक के पास लेके गए, सूंघा, स्वाद महसूस किया, मुंह में आए हुए पानी को नीचे गटका और खीरे की फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। और फिर लेखक जो सामने बैठा बैठा देख रहा है वो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि बिना खाए, खाया तो नहीं ना, और खाया क्यों नहीं, अपनी नवाबी झूठी शान दिखाने के लिए कि हम नवाब लोग तो खीरा खाते ही नहीं, ये तो ऐसी पदार्थ है, अखाद्य वस्तु है, इसको तो खाना ही नहीं चाहिए और हम जैसे लोग इसे नहीं खाते, ये तो आम लोगों के खाने की चीज़ है, यानी निम्न वर्ग के लोगों के खाने की चीज़ है, नवाब साहब ऐसी चीज़ें नहीं खाते। ये दिखाने के लिए झूठी शान थी। अगर लेखक ना आया होता डिब्बे में तो ज़रूर खाते, नवाब साहब ने तो खाने के लिए लिए होंगे, लेकिन कोई आदमी उन्हें खीरा खाते हुए ना देख ले, झूठी शान थी। झूठी शान दिखाने के लिए उन्होंने उसे सूंघा और फेंक दिया। तो लेखक कहता है कि जब नवाब साहब के द्वारा खीरा ना खाए जाने पर भी ये स्वाद ले सकते हैं, और तभी क्या हुआ, एकदम से नवाब साहब ने हाथ धोए और डकार भी ले ली। अब इसका मतलब उनका पेट भी भर गया। तो इस निबंध में लेखक कहता है कि मैं इसीलिए उस डिब्बे में गया था कि मैं बैठ के कोई कहानी लिखूं, क्योंकि लेखक लोग क्या करते हैं, कहानी लिखते हैं, कोई भी दृश्य दिखाई दे जाए या कोई भी व्यक्ति या कोई घटना ऐसी हो जाए जिसको माध्यम बना के वो लिख लें। तो लेखक कहता है कि जब नवाब साहब बिना खीरे को खाए हुए पेट भर सकते हैं तो बिना किसी घटना और वस्तु या व्यक्ति के भी कहानी लिखी जा सकती है ना। तो इस निबंध में यानी इस पाठ के बाद में आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बिना मतलब किसी वस्तु, घटना और व्यक्ति के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो इसके आप दो प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। एक तो क्या देंगे कि हाँ, जिस तरह नवाब साहब ने खीरे की फाँकों को सिर्फ उठाया, सूंघा और फेंक दिया और वो डकार भी ले ली, तो लिख भी सकते हैं। और अगर लेखक ये कह रहा है कि नहीं लिख सकते तो आप ये भी बता सकते हैं कि वो सिर्फ दिखावा मात्र था, उसमें मतलब उनका पेट नहीं भरा, वो सिर्फ एक दिखावा था। तो दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। और आइए इसके प्रश्न थोड़े से डिस्कस करते। कहानी समझ में आ गई, अच्छी तरह पाठ समझ में आया। क्या किया नवाब साहब ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए खीरे की फाँकों को बड़े यत्न से किया था। आपसे ये भी प्रश्न पूछेंगे कि किस प्रकार से, मतलब इतना यत्न करने के बाद कि वही पहले धोया, पोंछा, चाकू से काटा, नमक लगाया, झाग निकाल के उसको काट के फेंका, छीला और काटा और उसके बाद भी नहीं खाया, क्यों? तो आपको बताइए, झूठी नवाबी शान दिखाने के लिए कि नवाब लोग ऐसी वस्तु को नहीं खाते। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या प्रश्न हैं। हाँ, पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वो उससे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे ही वो पैसेंजर ट्रेन में चढ़े लेखक, तो क्या हुआ था, नवाब साहब ने उनको कोई भी संबोधित करने के लिए शब्द ना बोलकर, ना मुस्कुराए उनकी तरफ और खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो असंतुष्ट थे इस बात से कि कोई व्यक्ति उन्हें दूसरे दर्जे में, सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए ना देख ले, और लेखक ने देख लिया। तो इसलिए इन हाव भाव से हमें पता चला कि नवाब साहब उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो ऐसा क्यों किया होगा, मैंने बता दिया, आप लोगों को भी समझ में आया हुआ है। आप लिखेंगे आराम से, प्रश्न याद भी करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो यशपाल जी का यह विचार अपने आप में अधूरा सा प्रतीत हो रहा है। कहते हैं कि हम इससे पूरे रूप से तो सहमत नहीं हैं,
कि बिना विचार, घटना या पात्रों के कहानी लिखें, क्योंकि कहानी में कोई ना कोई घटना, कोई विचार, कोई व्यक्ति तो होना ज़रूर चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो लेकिन इस कहानी में क्या लिखा है, लखनवी अंदाज को भी लिया जा सकता है कि इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का प्रमुख उद्देश्य लखनऊ के पतनशील नवाबी वर्ग पर व्यंग्य था। पतनशील, मैंने बता दिया, उनका पतन हो चुका था, अब उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ था, तो इसीलिए ये ताना बाना बुना है। और कहानी में घटनाओं की अपेक्षा विचारों की प्रधानता है। घटना के रूप में रेल यात्रा, यात्री के रूप लखनवी नवाबों जैसा दिखने वाला सज्जन और उनका पतन दिखाना ही इस कहानी का मेन उद्देश्य है। तो इन्होंने क्या कहा, अतः ये कहना सही नहीं है कि बिना विचार घटना के भी कहानी बन सकती है, यानी नहीं बन सकती, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो आप क्या दे सकते हैं इसको? सूंघ कर फेंक दिया तो नवाबी तहजीब भी कह सकते हैं, नवाबी अहंकार भी कह सकते हैं, झूठी शान भी दिखा सकते हैं। ये इसके प्रश्न थे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और अब आप इसके छोटे प्रश्न भी और बड़े प्रश्न भी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।